नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है माँ जी। एक ऐसे बूढ़े माँ बाप की कहानी जिनके प्रति उनके बहू और बेटों का व्यवहार बहुत ही खराब था। एक दुख भरी कहानी है। अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी का रामायण देख रही थी। पति भारत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गईं। नजर सामने पड़ी तो बहू तान्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी हैरानी से पूछा, क्या हुआ तान्या, टीवी क्यों बंद कर दिया? वो बहुत हैरान थी। उनको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ और बोलती कि तान्या की आवाज आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें। आवाज में थोड़ी तड़क थी। अर्चना जी को पहले तो समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, और जब समझ में आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भारत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ नजर देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, ये कौन सा तरीका है तान्या मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वो हमें ही भरना पड़ता है। आपको क्या पता? आप तो सारे दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज में ऐसा लगता है हमें हमें बच्चों को ही सोचना पड़ेगा। इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गई। भारत जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए। पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भारत जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। अर्चना जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। भारत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। अर्चना जी थोड़ी स्थिर हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वो सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खुला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी का इशारा किया कि वो थोड़ी देर लेट जाए और वो खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया एक अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वो भी आंखें खोले उनकी ही तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2-3 महीनों से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। भारत जी का अर्चना जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया कि ये मकान उनके नाम कर दें। भारत जी ने सोचा भी कि बाद में भी तो उन्हीं का होना है, तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने साड़ू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। हाँ, वसीयत जरूर बना लो और उसमें भी मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम लिखना। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी तो मिलेंगी।
और उसे इसी मकान के लालच में, और उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, ये जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये सलाह भी साड़ू बाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख लो, देख तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा ये नहीं सोचा था। भारत जी ने सिर हिलाया और किसी निर्णय पर पहुंच गए। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भारत जी ने बेटे रोहन और तान्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तान्या से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तान्या को बोलने के लिए आतुर देख भारत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम में गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2 ड्यूटियां निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती होता है ना, वो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई का पेमेंट मैं करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। वो बेटा, ये तो मुझे मुश्किल भी मंजूर नहीं। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इज्जत खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला लिया है, या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग कर लो और मुझे हर महीने 45,000 रुपये किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है तो पैसों की तो कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना, तब मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो अर्चना, कहते हुए भारत जी उठे और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना ये देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही तो होता है। तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। दोस्तों, ये बात आज तक किसी को भी समझ में नहीं आई, क्यों किसी के माँ बाप इतने दुखी रहते हैं, क्यों डरते हैं ऐसे बच्चों को पैदा करने में जो आगे उनका बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते। कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और यदि पसंद आए देखिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।